हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने आपको कल फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था फिजिक्स का, जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे। पहला था आवेश की अवधारणा, और दूसरा था आवेश के गुण, और जो तीसरा टॉपिक था वो था कूलम का नियम। तो आज हम बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक की। और आज की क्लास में मैं भी आपको 3 या 4 ही टॉपिक पढ़ाऊँगा, और बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो है कूलम के नियम का सदिश रूप। इसको मैं आपको बताता हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम का नियम क्या कहता है, पहले उसको ध्यान से पढ़िए जो मैंने आपको कल बताया था। जैसे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी जब दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य एक बल लगता है। आकर्षण हो सकता है या वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जो उन दोनों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर उसका डायग्राम देखिए। जैसे मान लिया हमारे पास दो आवेश हैं, ये दो आवेश है Q1, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, ये दो आवेश है Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। हमने इनके बीच की दूरी जो है वो r मान ली। ये देखिए, मान लिया ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अब ये हमें मालूम नहीं है, मान के चल रहे हैं हम दोनों कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो ये देखिए, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये आवेश जो Q1 होगा वो आवेश Q2 पर बल लगाएगा। आवेश जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो ये जो है ये थोड़ा विस्थापित हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षित हो जाएगा। ये थोड़ा दूर भाग जाएगा, इतना भाग जाएगा, इतना दूर भाग जाएगा, कितना भी हमने ये दूरी मान लिया। तो ये जो दूरी होगी वो होगी R12, यानी पहले के द्वारा दूसरे पे लगाई गई, पहले द्वारा दूसरे आवेश को विस्थापित की गई जो दूरी है वो R12 मान ली। तो किस बल से की है, उस बल को हमने यहाँ पर लिख दिया वेक्टर की फॉर्म में। हम वेक्टर सदिश रूप निकाल रहे हैं तो उसको सदिश रूप में ही लिखेंगे। तो ये 12 हो गया, यानी F12, यानी कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल। अब जो बात है, अब आवेश जो Q2 होगा वो Q1 पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेंगे दोनों एक दूसरे को। जैसे Q1 ने Q2 पर किया था, ये भी इस पर बल लगाएगा। तो बल लगाने से ये भी विस्थापित होगा, ये इधर आ जाएगा। देखो, मान लिया इतनी दूरी विस्थापित हुआ, ये जो होगी वो क्या होगी, R21, दूसरे द्वारा पहले पर लगाई गई दूरी। अब देखिए, इस पर ये किस बल से इसको भगाएगा, ये जो बल होगा वो होगा F21। ठीक है ना। अब ये जो था वो डायग्राम बन गया। अब हम इसको 3 डायमेंशन में लेते हैं, यानी त्रिविमीय ज्यामिति में लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर ये जो है वो मूल बिंदु है O। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ मिला दीजिए। ये देखिए, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ मिला दिया। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंटों को यहाँ मिला दिया। अब आवेश Q1 से O की जो स्थिति सदिश होगा वो हमने मान लिया R21, और आवेश Q2 से O की दूरी यानी आवेश Q2 का स्थिति सदिश वो हमने मान लिया R12। ठीक है ना, ये डेरिवेशन, ये जो डायग्राम था वो बन गया। अब आते हैं डेरिवेशन पर। तो मैंने कल आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था, उसमें क्या था, वी नो डेट, ये सब जानते हो कूलाम का नियम। क्या बताया था, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, अब पहले आवेश के लिए निकालते हैं। तो पहले आवेश के लिए क्या बल होगा, पहले आवेश के लिए यही तो बल होगा F12। अब यहाँ देखिए F12 निकालते हैं। F12 इजिकल टू, अब कूलाम का नियम क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी। अब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसका जो यूनिट यानी कि इसको एकांक सदिश होगा इन, तो उसको लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला जो है वेक्टर की फॉर्म में। तो इसका जो एकांक सदिश है वो ये है। ठीक है ना, ये वेक्टर की फॉर्म में बन गया। अब इसको मान लिया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको हमने। अब आवेश Q2 के लिए निकालेंगे जो बल होगा। आवेश Q2 के लिए जो बल है वो कितना है, 21, यानी दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल F21। तो 1/4πε0 हो जाएगा Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका जो है वो एकांक सदिश कौन सा है, इसका जो आवेश Q2 का जो एकांक सदिश है वो 21 है, R21।
ठीक है, यही तो है, इसका मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपने कक्षा 11 में एक वो पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। तो इसको इसके हिसाब से रख के देखते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से, ये देखिए समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 से उससे वो क्या निकलेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। अब इसको इस फॉर्मूले में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, R12 का वेक्टर अपॉन मोड ऑफ 12, ठीक है ना। ये जो है हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब ऐसी समीकरण 2 से करते हैं इसी प्रकार। देखिए समीकरण 2 से, अब देखिए F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1/Q2/R²। अब इसी प्रकार इसलिए इससे करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 21 मोड ऑफ R2, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन 4 मान लिया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखिए हमने मान लिया, यहाँ देखिए मान लेते हैं, मान लीजिए जो मोड ऑफ R12 इज इक्वल टू मोड ऑफ R21 इज इक्वल टू R, जो इनका परिमाण है, यानी इन एकांक सदिशों का जो परिणाम है वो R के बराबर है, मान के चल रहे हैं हम, तो R के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से यहाँ देखिए F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। ये देखिए ये तो यहाँ का यूँ ही रहेगा 12, ये जो R के बराबर है तो R इंटू R² कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए R³ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया समीकरण ए मान लिया। अब समीकरण 4 से देखेंगे, यहाँ देखिए F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। अब जो होगा वो R21 रहेगा, और ये जो R किसको बराबर हो है तो ये R³ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आपने पढ़ा होगा कि यहाँ R जो 21 होता है इसको किस प्रकार तोड़ते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति में इसको R1 माइनस R2, और जो R12 होता है उसको R2 माइनस R1 में तोड़ते हैं, इसी प्रकार तो तोड़ते हैं। तो अगर हम इसको और इसको इसी प्रकार में तोड़ेंगे, ये तो सारा सेम है मामला, इसमें करते हैं तो R2 माइनस R1 है और ये R1 माइनस R2 है, तो इसमें से एक में से माइनस ले लेंगे तो दोनों इजिकल टू हो जाएंगे। तो समीकरण इसको भी मान लिया, तो ये जो होगा F12 जो होगा वो माइनस F21 के बराबर होगा, अर्थात जो आवेश Q1 Q2 पर बल लगा रहा है वो आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल का उल्टा है, यानी वो एक दूसरे पर विपरीत बल लगा रहे हैं। जैसे ये इस पर 8 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये इस पर -8 न्यूटन का बल लगाएगा, यानी कि दोनों जो है वो बराबर तो बल लगा रहे हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं, यानी जो वो बल है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी उल्टा है। तो ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप का जो सारा डेरिवेशन है, वो जो पेपरों में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा, वो एक दिलचस्प टॉपिक है, वो है जब हमारे पास एक आवेश नहीं, हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश, तो उनके मध्य जो हमें अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत निकालना है। तो ये देखिए यहाँ तक तो सरल हो गया। अब अगला टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के मध्य, यानी जब बहुत से आवेश हो, बहुल
आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। रोपण का सिद्धांत यानी कि सुपरसोनिक प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको समझिए, जैसे कि हमारे पास कई सारे आवेश हैं जिनकी हमें गिनती नहीं है, वो किसी एक आवेश पर कोई विशेष आवेश है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक आवेश है यहाँ पर Q1, उस पर बहुत सारे बल, जैसे एक आवेश यहाँ पर है, 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 एक आवेश, यानी बहुत सारे आवेश हमें पता नहीं कितने, मान लीजिए n आवेश हैं, वो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। ये यहाँ पर आवेश Q2 है, यहाँ पर आवेश Q3 है, यहाँ पर आवेश Q4 है, यहाँ पर आवेश Q5 है, यानी बहुत सारे, तो यहाँ पर मान लिया n, ठीक है ना, बहुत सारे बल लगा रहे हैं। तो आवेश Q1 से Q2 की दूरी कितनी होगी, मान ली हमने R21 होगी, यानी दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल दूरी। इसकी जो दूरी होगी वो 3 मान ली हमने, R31। इसकी जो दूरी मान ली हमने R41, इसकी RN1, और इसकी जो दूरी मान ली हमने R51। इसकी मतलब ये हमने दूरियां मान ली। अब ये जो आवेश हैं, आवेश Q2 और Q3 Q4 Q5 N तक, वो Q1 पर एक विशेष प्रकार का बल लगा रहे हैं, तो वो बल होगा वो भी हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया जो बल होगा वो F21 होगा, Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल होगा F31 होगा, Q4 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F1 होगा, F41 होगा, इसके द्वारा लगाया गया F51 होगा, इसके द्वारा लगाया गया FN1 मान लिया हमने, ये होगा इस प्रकार। यानी कि जो अलग अलग आवेश हैं वो किसी एक आवेश यानी किसी विशेष आवेश पर अलग अलग बल लगा रहे हैं। तो सुपरसोनिक थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि जब बहुत सारे आवेश यानी जब अनेक आवेश किसी विशेष आवेश पर अलग अलग बल लगाते हैं, अलग अलग बल लगा रहे हैं यहाँ पर, तो उन अलग अलग बलों का जो परिणाम है वो उस विशेष आवेश पर लगाए गए बल के परिणाम के बराबर होता है। यानी जो आवेश Q1 पर बल लग रहा है, यानी F1, यानी आवेश जो Q1 पर बल लग रहा है वो आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल के, Q3 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल के, Q4 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल के योगफल के बराबर होता है। यानी ये है सुपरसोनिक थ्योरी। इसका मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी विशेष आवेश पर अन्य आवेश अलग अलग बल लगाते हैं तो उन बलों का परिणाम, यानी उस विशेष आवेश पर लगाए गए बल का परिणाम उन अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के योगफल के बराबर होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई। अब इसका फॉर्मूला का हम निर्माण करते हैं, जो डेरिवेशन है उसका निर्माण करते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो करते हैं हम, प्रूफ इसकी उपपत्ति कैसे होती है। तो आपको प्रूफ में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि किसी विशेष आवेश Q1 पर आवेश Q2 Q3 Q4 Q5 Qn तक अलग अलग बल लगाते हैं। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F21 है, Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F31 है, Q4 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F41 है, इसी प्रकार से। और इनके बीच की दूरियां यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो कूलाम ने, तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही तो है। तो F1 = इसके F उस पर लगाया गया बल। अब यह क्या है, F21 यानी दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4πε0 Q1 और ये Q2 हो गया यहाँ पर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R21 का स्क्वायर हो गया। ये मान लिया हमने समीकरण 1। इसके द्वारा जो बल होगा वो ये होगा। अब देखिए, यानी कि ये जो है वो दूसरे द्वारा पहले पे लगाया वाला 21। अब F31 निकालते हैं। F31 निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1/Q3
और यहाँ पर जो होगा वो R3 का जो होगा वो होगा R31 का स्क्वायर, तीसरे पहले की दूरी, ठीक है ना। और F41 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q4 R² 41, इक्वेशन थर्ड। इसी प्रकार हम एनवें आवेश द्वारा लगाए गए बल निकालेंगे तो वो क्या होगा, Fn = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/Q1 R² N1 = ये समीकरण। तो इन सबको संयुक्त करो कि समीकरण में इस वाले हैं, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा वो देखिए। यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। तो F जो 1 होगा वो क्या होगा, F21 को रखते हैं, सब में से क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो इसको पहली बार निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 सब में से कॉमन आ रहा है तो Q1 आ जाएगा। और एक मझले कोष्ठक में इन सबको लिख लेंगे, क्या होगा, पहले में से क्या बटा है Q2/R2 1, इसमें से क्या बचा है Q3/R² 3/1 और Q4/R² 4/1 प्लस Qn/R² n। ये हमने n तक मान लिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, आपने पढ़ा होगा, यानी कि जब एक से लेके n तक जोड़ते हैं गणित में तो क्या होता है, सिग्मा का यूज होता है। तो यहाँ देखिए इसकी बदले में यहाँ पर Qn लिख सकता हूँ, ये सारे सब सेम है, Qn लिख सकता हूँ अपॉन यहाँ पर R², ये 1 तो है, या 1 तो है, और यहाँ पर जो 2 है उसकी बदली यहाँ पर भी मैंने n लिख दिया 1n, ये हो गया 1n। और इसके आगे जो मैंने वो है वो सिग्मा का निशान लगा दिया। या देखिए और बड़े में इसको मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये देखिए F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। यहाँ पर इन सब की बदली मैंने यहाँ पर सिग्मा का यूज लगा दिया, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि मैथ का फॉर्मूला है ये, कि इन सिग्मा का यूज ले लिया हमने, ये इसकी बदली Qn, या Qn तो है इसमें, Qi ले लीजिए, Qi/R², ये 1 है, और इन सब की बदली i ले लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये देखिए इन सब से ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं, अगर मैं इस यहाँ पर i का जो मान है वो 2 से लेकर 2 3 4 5 n तक है, अगर मैं इसमें i का मान 2 रखता हूँ, i का मान 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा, F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, i का मान 2 तो Q2/R², 1 2, ये हो गया ना, यानी ये वाला निकल के आ गया ना, ये वाला निकल के, इसमें अगर 2 रखूँगा, 3 रखूँगा तो ये आ जाएगा, 4 रखूँगा ये आ जाएगा। तो बहुलावेशों के मध्य अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसका जो सूत्र है वो ये है, उस आवेश पर जो हमें बल निकालना है, कितना बल निकालना है, उसके लिए ये सूत्र है, ठीक है ना, जहाँ पर i का मान 2 3 4 5 6 ऐसे ये है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की। ये तो आपकी अच्छी समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना, ये बस ये नॉर्मल सी बात है, तो समझाते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, विद्युत क्षेत्र ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इंग्लिश में समझना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र होता क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को समझिए।
सब उसके बाद मैं उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय यानी या कोई एक आवेश हो या आवेशों का समुदाय हो यानी बहुत सारे आवेश हों। डेफिनेशन ये है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास ये एक एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं इसमें, ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र है। अब हम किसी अन्य आवेश को यहाँ लेके आए, जैसे हम Q0, ये परीक्षण आवेश है, O का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी किसी जिस पर हम परीक्षण कर रहे हैं उस आवेश को यहाँ पर हम लेके आए, लेके आते हैं। अब अगर ये आवेश यहाँ आया इस विद्युत क्षेत्र में, अगर इस विद्युत क्षेत्र में ये आने पर या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। प्रतिकर्षित जब होगा अगर ये सारे पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा इन सब में, और अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये इससे प्रतिकर्षित हो जाएगा यानी कि दूर भाग जाएगा। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की पहचान होती है। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र में अगला टॉपिक ये आता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जैसे ये हमारे पास अभी मैंने बनाया था विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र मान लिया, तो विद्युत रेखाएं इससे लंबवत बाहर क्यों निकलती रहती हैं, लंबवत निकलती हैं, कुछ लंबवत प्रवेश करती हैं, कुछ लंबवत निकलती रहती हैं। तो वो आवेशों के कारण ही उत्पन्न होता है। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आवेश के संचरण को व्यक्त करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके बाद होती है विद्युत चुंबकीय रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश संचरण की दिशा को व्यक्त करती हैं। आवेश उसमें संचरण हो रहा है या नहीं हो रहा, संचरण हो रहा है तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न है। तो जैसे कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, अगर इससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ये लंबवत इस प्रकार निकलती हैं, अगर ये बाहर निकल रही हैं तो इसका मतलब ये है जब बाहर निकलती हैं तो ये धनात्मक रेखाएं होती हैं यानी ये पॉजिटिव होती हैं। और अगर ये इसमें अंदर प्रवेश कर रही हैं, जैसे ये इसमें प्रवेश कर रही हैं, लंबवत करती हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब ये इसमें प्रवेश करती हैं तो वो ऋणात्मक होती हैं, वो ऋणात्मक रेखाएं होती हैं। यानी ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। धनात्मक जब होती हैं जब ये विद्युत क्षेत्र में लंबवत बाहर निकलती हैं, और ऋणात्मक जब होती हैं जब ये लंबवत प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं। आपको विद्युत बल रेखाएं भी समझ में आ गया। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण ज़्यादातर पेपर में आता है, जो शायद हर साल हर एक पेपर में आता है। विद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए मैं आपको विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ। विद्युत बल रेखाओं के गुण, इसके कोई नहीं, आप 2 नंबर में आता है विद्युत बल रेखाओं के गुण, 2 से 3 में भी आ सकता है, 4 से आपको 5 प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं, उसकी 5 या 4 वही आप लिखे आना पेपर में, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। मैंने आपको विद्युत बल रेखा जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आवेश संचरण को व्यक्त करती हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी भी आप यही लिख सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आवेश संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी यही है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो आवेश संचरण की दिशा को व्यक्त करती हैं। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी जब विद्युत बल रेखा भी समझा रहा था कि जब विद्युत क्षेत्र में अगर जब रेखाएं लंबवत प्रवेश करती हैं तो वो ऋणात्मक होती हैं, और जब वो लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं वो धनात्मक होती हैं। इसकी ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है,
वो 1 नंबर के विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, वो कैसे चलते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, या फिर धनात्मक से धनात्मक, या ऋणात्मक से ऋणात्मक, या फिर कोई, मतलब ये 4 ऑप्शन हो गए, या कोई अलग भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो होती है, तीसरा जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। यानी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अगला जो चौथा पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, वो देखिए। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ये एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन भी है फर्स्ट चैप्टर में, जिसको मैं ये पढ़ा रहा हूँ, उसको एक्सरसाइज में भी कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। जो चौथी पॉइंट है वो ये है कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। और इसकी एक्सप्लेनेशन में इसलिए बताता हूँ, मान के चलिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक ये वाली है, ये इस प्रकार कभी नहीं काटेंगी। अगर एक यूं निकल रही है एक, तो दूसरी यूं निकल जाएगी, लेकिन ये कभी किसी को काटेंगी नहीं। वो काटेंगी इसलिए नहीं है, अगर हमने ये काट दिया, अगर ये विद्युत रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कटान बिंदु हो जाएगा ये वाला, इससे जो है और दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। वो एक ये ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी, यानी कि एक ऐसे हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की इस प्रकार दो दिशाएं हो जाएंगी, जो असंभव है। यानी विद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक ही दिशा होगी और इसी प्रकार कभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं काटेंगी। तो आज की क्लास में हमारे में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और प्लीज़ ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।